बच्चों को रॉ फॉर्म में देसी घी देना चाहिए एक चम्मच? अक्सर हर्बलिस्ट कहते हैं कि सुबह निहार मुँह बच्चों को हल्का सा नीम गर्म देसी घी का चम्मच पिला दें, कभी कुछ नहीं होगा, कि ऐसी मिथ है? नहीं, बिल्कुल इसका कोई भी इसका साइंस से कोई भी तल्लुक नहीं है, बल्कि क्योंकि ये कई बार ले के अंदर जाना मुश्किल होता है तो बच्चों को वॉमिटिंग भी आ सकती है या वो चोक भी कर सकते हैं, तो बहुत छोटे बच्चों के साथ तो ये बिल्कुल भी आप बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब, चोक की बात हुई है, हमने पिछले दिनों में देखा बहुत सी रिपोर्ट्स हुई हैं ऐसे बच्चे नौमालूद जो रात को दूध पीते हुए चोक कर गए, और हमने भी देखा है बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ ये भी होता है कि उनको नज़ला है और ज़ुकाम है, दूध पी रहे हैं तब भी चोक कर गए क्योंकि नेबुलाइज नहीं करवाया गया प्रॉपर्ली, और ये जो इन्फेक्शन छोटे बच्चों में रहती हैं ये प्रोलॉन्ग करती हैं, इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, जो जिसको आप जिक्र कर रही हैं और जो एक न्यूज़ बड़ी फेमस हुई थी उसमें जिस बारे में बात नहीं हुई वो मोटापा भी था। ये ओबेसिटी भी, जो जब भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और उनका बच्चा हेल्दी होता है तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब उसका बच्चा इतना मोटा, और वो तो मैं बताती हूँ कि ओबेसिटी भी प्रॉब्लम है। जैसे कम वजन होना बहुत प्रॉब्लम्स लेके आता है, इस तरह मोटापा भी मेल नरिशमेंट ही है। वो भी अपने जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें सडन इन्फेंट डेथ होने का, या क्योंकि उनकी स्लीप एपनिया होता है, उनका सोते सोते सांस भी रुकने का खदशा हो जाता है। तो बच्चे के ये ना सोचें कि बच्चे को आपने मोटा नहीं करना, आपने उसको हेल्दी रखना है, प्रॉपर उसका वजन मेंटेन होना चाहिए। और बाकी जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो नौमौलूद होते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आपने उल्टा नहीं लिटाना, क्योंकि कई बार आप उनको उल्टा लिटाते हैं उनका नाक खुद उस तरीके से हो जाता है, और उनको अनअटेंडेड ना छोड़ें। मतलब जो भी बच्चा होता है उसके साथ कोई ना कोई 6 माह से नीचे एक बंदा ज़रूर जो है जो उसके ऊपर नजर रखे। हाँ, बिल्कुल नहीं कि आपने उसको सेपरेट कमरे में कर दिया या उस तरीके से, और उल्टा आपने उसको किसी भी सूरत में नहीं लिटाना। और अगर बच्चों में खांसी आती है, और मैंने आपको कहा कि इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि गोते वाली आती है और उसको उल्टी आ जाती है, तो इसमें जनरली चांसेस ये होते हैं कि ये फिर काली खांसी हो सकती है या अस्थमा या लंग्स की एलर्जी जो स्मोक प्रेसिपिटेट करती है। उल्टी करते करते खांसी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये उसको बहुत अंदर जकड़ हुई हुई है, उसको फौरी तौर पे डॉक्टर से चेक कराएं और उसको लाइट ना लें। मे बी आईवीज लग जाएं ताकि वो आईवीज के अलावा भी आईवी उसका हल नहीं है। अगर चेस्ट के अंदर आपको स्पैज्म लगता है तो कई बार हम नेबुलाइजेशन देते हैं, कई बार हम सिरप से ही उसको कंट्रोल कर जाते हैं। बीइंग अ पेडियाट्रिशियन मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि हम आईवी लाइन बच्चे की ना लें, उसके बगैर भी उनका हल हो जाता है। थोड़ी सी इम्यूनिटी पे भी बात कर लेते हैं। इम्यूनिटी जो है बच्चों की बहुत लो रहती है, हर दूसरे बच्चे का ये मसला है। बचपन में जो माँओं ने खुराकें दी होती हैं, बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली फास्ट फूड पे लग जाते हैं, या चिप्स वगैरह, जूसेस, इस तरह की चीज़ें ईजी रहते हैं कि हमें बाजार से ये चीज़ें ला दो, इट विल बी फुलफिलिंग फॉर देम। कैसे हम इन चीज़ों से बच्चों को पीछे कर सकते हैं? क्योंकि स्नैक भी वो मांगते हैं अपने लंच बॉक्सेस में, हमें स्नैकिंग दे दो, हमने नहीं कुछ भी खाना। हाँ, मैं हमेशा इसको यही कहती हूँ, जब पेरेंट्स ये कहते हैं बच्चे ही कहते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जो चीज़ें इस्लाम में ममनू है वो हम लोग नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे घर में कभी आई नहीं, ना हमारे बड़ों ने खाई, ना हमें उनकी तलब भी नहीं होती। तो ये जो हम बच्चे को जंक फूड का कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का कहते हैं, ये घर में लाई जाती है। पहले वो जब छोटा सारा सा होता है तो चाचू मामू चुटा रहे होते हैं, वो तो खुशी की इंतहा ही नहीं होती जिस दिन वो पहली से पी लेता है स्प्राइट का या उस तरीके से, या उसका चिप्स का। तो वो कई बार अगर हम बात करते हैं ना कि बच्चे, और ये हमें पूरी कम्युनिटी की थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। जैसे चाइनीज़ को आप देख लें, वो चाय वगैरह नहीं पीते हैं, वो गर्म पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, कहवा पिएंगे। तो ये एक पूरी की पूरी नेशन की एक थिंकिंग होती है जिसमें हाल ही हम बच्चों को या उसको नहीं कर सकते। तो हेल्दी हैबिट्स को आपको प्रमोट करना चाहिए टीवी पे, या उस तरीके से लाइट सी वर्जिश को प्रमोट करना चाहिए इन चीज़ों को। लेकिन जब तक ये पूरी कम्युनिटी अपना माइंडसेट चेंज नहीं करती तब तक लॉन्ग टर्म में चेंज हम नहीं देख सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल घर में अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एलर्जीज़ हैं, आंखों की इन्फेक्शन, स्मोक से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप उनको कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती नॉर्मली? क्योंकि वी आर अवेयरिंग एवरीवन कि जिनके घर में कोई इश्यूज़ हैं तो उनको पता लग सके कि उनके घर में क्या क्या चीज़ें फर्स्ट एड में होनी चाहिए। देखें, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो मेडिसिन है ना, जो दवाई है, डॉक्टर का काम दवाई लिखना नहीं है। वो जो शायद मेरा पीए जो फार्मेसी पे खड़ा होता है, दवाई सबसे ज़्यादा वो लिख लेगा। डॉक्टर का काम होता है कि वो आपको बताता है कि इस टाइम मेडिसिन नहीं देनी। डॉक्टर सबसे अच्छा वो है जो आपको ऑफ द मेडिसिन कर सके कि ये मेडिसिन आपने नहीं देनी। इसलिए दवाइयाँ कोई खुद से, मैं कभी भी मैं कहती हूँ कि दवाई जितनी कम, क्योंकि वो भी एक चीज़ आप अंदर लेके जा रहे हैं, कोई भी दवाई अपने साइड इफेक्ट के अलावा तो नहीं होगी, उसको तब यूज़ करें जब उसके बगैर हल नहीं है। तो आप घरेलू टोटके से, WHO भी कहती है कि 6 साल से नीचे बच्चों में खांसी के सिरप नहीं देने चाहिए, जुशांदा देना
चाहिए, कहवा देना चाहिए। 1 साल से ऊपर है तो आप अदरक, शहद, उसका नीम गर्म पानी करके उसको दे सकती हैं। तो गले को आपने साफ रखना है तो नीम, आप इस तरह की चीज़ें देखें, पानी की हाइड्रेशन ज़्यादा रखें, फ्रूट से जिसमें मैंने बताया विटामिन सी है, विटामिन ई है, हेल्दी डाइट को उसको ऊपर रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर हल्की फुल्की खांसी है, जो शानदा, कहवा, ग्रीन टी, इन चीज़ों से वो बेहतर हो जाएगी। बच्चे अक्सर जो है खांसी की वजह से, नज़ले की वजह से नहीं सो पाते, तो ये भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ कि ऑल्बिस ऑयल्स या ऐसे ऑयल्स आप इनके पिलो के ऊपर अगर थोड़ा स्प्रे कर दो तो ऑटोमेटिकली इनकी स्लीप बेहतर होगी। ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कई बार विक्स लगाने से उसके वेपर्स कई बार खतरनाक होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता, नहीं, कतई नहीं लगानी चाहिए। और ये जो ऑयल्स, आपको नहीं पता कि आपके बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। जो बच्चे एलर्जी से प्रोन होते हैं, ये हमारी स्किन के डेड सेल गिरते हैं और वो बेडशीट्स पे गिरते हैं, रात को वो भी इनहेल करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ये जो मॉस्किटो के हमने कमरों के अंदर वो जो फ्यूम्स लगाए हुए होते हैं, लिक्विड लगाए होते हैं, कईयों को उनसे एलर्जी हो रही है। तो मैं कहती हूँ रैकेट यूज़ करें मच्छर वगैरह को मारने के लिए। जो बच्चे ज़्यादा एलर्जिक हैं उनकी कोशिश करें कि डेली बेडशीट चेंज करें। अगर नहीं कर सकते और वो छोटे हैं तो प्लास्टिक की शीट्स बिछा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डेड सेल उसके ऊपर गिरते हैं, उनके ऊपर डस्ट माइट्स यूरिन करते हैं, वही वो इनहेल कर रहे होते हैं, इसीलिए रात के टाइम कई बार जो है खांसी वगैरह ज़्यादा होती है। विक्स और इस तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं करना और कमरे की ह्यूमिडिटी को ज़रूर मेंटेन रखें। अगर आपको लगता है कि कमरे में आपने हीटर थोड़ी देर के लिए चलाया तो उसके आगे बाउल रख दें कि वो वेपर्स बने, और उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखें। कमरे की सफाई का ध्यान रखें, डस्टिंग प्रॉपर तरीके से जो है ना उसकी कराएं ताकि वो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है आजकल। आपने देखा है हॉस्पिटल्स भरे में, इवन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा डेंगू का शिकार हो रहे हैं। तो उनकी जो इम्यूनिटी है कैसे बढ़ सकती है? प्लेटलेट्स लो हैं, हम कैसे ये कहा गया है कि आप उनको सिर्फ जूस पिलाएं और लेमन साथ पिलाते जाएं। तो आप बताएं, आप इमरजेंसी में भी होती हैं, आप कैसे केसेस देख रही हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ डेंगू की बात आती है ना, ये मच्छर के काटने से होता है, एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, के एहतियात इलाज से बेहतर है। प्लेटलेट काउंट इसमें बहुत नीचे जाता है, लेकिन इसमें मसला डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट के नीचे जाने से नहीं हो रहा होता। जिनके प्लेटलेट काउंट, वो पुराना ज़माना था 2010-12 के करीब का, पत्ते खा लो कि प्लेटलेट काउंट को ऊपर बढ़ाना है। अब अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम भी होता है तो हम उसको प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते, हमें पता होता है वक्त के साथ साथ खुद ऊपर आ जाएगा। डेंगू में सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि डेंगू बुखार 2 तरह का होता है। एक में लीकेज स्टार्ट हो जाती है कि जो हमारी नसों में पानी होता है वो बाहर निकल के जो थर्ड स्पेसेस होती हैं, जो मतलब बॉडी में से बीपी कम होने का खतरा होता है, या जिस्म के जो कैविटीज़ होती हैं उनमें पानी या लंग्स में पानी पड़ने का खतरा होता है, वो एक सीरियस कंडीशन होती है। तो अगर आपको डेंगू की अलामत आती हैं, डॉक्टर्स के पास जाएं ताकि एक बार वो तसल्ली करके देख लें कि इसमें कहीं लीकेज फेज नहीं है। इसका प्लेटलेट काउंट से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि क्योंकि लीकेज स्टार्ट हो रही होती है और जब वो खुद से ओवर हाइड्रेट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं या चीज़ें ले रहे होते हैं लिक्विड्स, तो कई बार वो भी हमारे पास फ्लूइड ओवरलोड, यानी कि उनमें फिर गैर ज़रूरी जगहों पे जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें भी अगर आपको डेंगू की अलामत है, डॉक्टर से रुजू करें। टाइमली ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट प्रॉपर जो है वो आउटकम को बहुत बेहतर कर देती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है कि बस ये होता है कि आप बस जूस पीते जाएं तो ऑटोमेटिकली? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सारा का सारा मामला ये है कि जो पानी नसों में होना चाहिए था वो बाहर निकल आता है, और फिर 2 दिन के बाद उसने वापस नसों में वापस भी आना होता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा ले लिया है तो भी वो प्रॉब्लम करता है कि पानी जिस्म के अंदर इतना बढ़ जाता है कि फिर वो सारी गड़बड़ कर रहा होता है। लगती है, ड्रिप लगनी भी है और नहीं लगनी, ये एक क्रिटिकल फेज होता है। डेंगू सबसे ज़्यादा खतरनाक, अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर है, वो तब होता है जब बुखार टूटता है। वो 2 दिन, जिस दिन बुखार टूटता है उससे अगले 2 दिन क्रिटिकल फेज होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट के बीपी नीचे जाने का खतरा होता है, मतली आए, मलेरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं? मलेरिया के अंदर जनरली बुखार, कपकपी या उसके साथ आता है, वरना मलेरिया आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को जो है वो मुतासिर कर जाता है, किसी भी हिस्से को मुतासिर कर जाता है। लेकिन जनरली अगर आपका बुखार है और वो नहीं टूट रहा और उसकी कोई और वजह सामने नहीं आ रही, जैसे नज़ला नहीं है, पोटिया वगैरह नहीं है, हाली बुखार है और वो नहीं टूट रहा और स्पेसिफिकली अगर वो कपकपी के साथ है, तो वो मलेरिया होने के चांसेस हो सकते हैं।